हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ITI इलेक्ट्रीशियन एकेडमी सुल्तानपुर। ITI इलेक्ट्रीशियन एकेडमी सुल्तानपुर के ऑनलाइन पोर्टल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि आप सबको पता है, इस समय हम लोग डीसी जनरेटर चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखते हैं आज का प्रथम क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के सामने स्क्रीन पर आ चुका है। यह क्वेश्चन कल की क्लास में भी पूछा गया था। कल की क्लास का प्रथम क्वेश्चन यही था जो आज की क्लास का है। इस क्वेश्चन को मैंने फिर से रिपीट किया हुआ है क्योंकि एक स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन का आंसर नहीं समझ में आया था। क्वेश्चन में है, डीसी जनरेटर का चुंबकीय विशेषता वक्र किनके बीच खींचा जाता है। तो चुंबकीय विशेषता वक्र देखिए, जनरेटर के बीच में जो कर्व खींचा जाता है वो दो तरह का कर्व होता है जनरेटर का। एक खींचा जाता है एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व, ठीक। दूसरा जो खींचा जाता है वह होता है इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक कर्व, इसको हिंदी में बोलते हैं एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक कर्व को, इसको बोलते हैं बाह्य विशेषता वक्र और इसको बोलते हैं आंतरिक विशेषता वक्र। तो जो बाह्य विशेषता वक्र होता है वह खींचा जाता है इस तरह से। देखिए, बाह्य विशेषता वक्र आपका इस तरह से खींचा जाएगा। इधर से मैं आपको बता दूं, इस तरह से इस लाइन पर रहेगा लोड करंट, ब्रैकेट में इसको आप दिखा सकते हैं IL से, और इस लाइन पर दिखाया जाता है टर्मिनल वोल्टेज, इसको आप दिखा सकते हैं VT से। तो लोड करंट और टर्मिनल वोल्टेज के बीच में जो ग्राफ खींचा जाता है उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व ऑफ डीसी जनरेटर, यानी कि डीसी जनरेटर का बाह्य विशेषता वक्र लोड करंट और टर्मिनल वोल्टेज के बीच में खींचा जाएगा। लोड करंट बढ़ेगी तो टर्मिनल वोल्टेज घटेगा या बढ़ेगा, उस तरह से ग्राफ खींचा जाएगा। तो मतलब कुल मिला के इन दोनों टर्म के बीच में जो ग्राफ बनेगा वह एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक कर्व कहलाएगा। दूसरा, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक कर्व अगर खींचना है आपको, फिर ऐसे ही आप खींचेंगे। इस लाइन पर आप दिखाएंगे फील्ड करंट, अर्थात ब्रैकेट में आप लिखेंगे IF, और इस लाइन पर दिखाएंगे इंड्यूस्ड EMF, ब्रैकेट में आप इसको देंगे E, ठीक ना। फील्ड करंट बढ़ेगी तो EMF, इंड्यूस्ड EMF मतलब प्रेरित विद्युत वाहक बल बढ़ेगा, या फील्ड करंट घटेगी तो प्रेरित विद्युत वाहक बल घटेगा या बढ़ेगा, जो भी होगा। अलग अलग जनरेटर में अलग अलग रिजल्ट आता है। तो इन दोनों टर्मों के बीच में जो ग्राफ खींचा जाएगा वह आपका इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक कर्व कहलाएगा।
डीसी जनरेटर का। तो यह आपको ध्यान रखना है कि बाह्य विशेषता वक्र लोड करंट और टर्मिनल वोल्टेज के बीच में खींचा जाता है, और आंतरिक विशेषता वक्र फील्ड करंट और प्रेरित विद्युत वाहक बल के बीच में खींचा जाता है। अच्छा, अगला पॉइंट, जो आंतरिक विशेषता वक्र होता है, जो आंतरिक विशेषता वक्र होता है उसे ही मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ डीसी जनरेटर कहते हैं। यहां मैं लिख दे रहा हूं, या ऐसे लिख दे रहा हूं, आंतरिक विशेषता वक्र को चुंबकीय विशेषता वक्र आंतरिक विशेषता वक्र को चुंबकीय विशेषता वक्र भी कहा जाता है। ठीक, आंतरिक विशेषता वक्र को चुंबकीय विशेषता वक्र भी कहा जाता है। तो आंतरिक विशेषता वक्र किसके बीच में खींचा जाता है? अभी थोड़ी देर पहले बताया हमने, फील्ड करंट और प्रेरित विद्युत वाहक बल के बीच में। तो इसी को चुंबकीय विशेषता वक्र भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो गया। अब इतना बताने के बाद भी अगर किसी स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन, कोई समस्या, परेशानी हो तो वह फिर से पूछ सकता है, लेकिन उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएगा इतनी बात। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने स्क्रीन पर आ चुका है। वीडियो को पॉज करिए और स्वयं से सॉल्व करने की कोशिश करिए। डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की ध्रुवता को कैसे कैसे विपरीत किया जा सकता है? डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की ध्रुवता को कैसे विपरीत किया जा सकता है? ठीक, तो प्रेरित ईएमएफ की ध्रुवता को कैसे विपरीत किया जा सकता है? इसका मतलब यह हुआ कि जो विद्युत वाहक बल पैदा होगा डीसी जनरेटर में, उसमें एक तार प्लस होगा और एक तार माइनस होगा। तो उसी को इंटरचेंज करना है। जो प्लस वाला तार है उसको माइनस बना देना है, जो माइनस वाला तार है उसको प्लस बना देना है। लेकिन यह कार्य कैसे होगा, क्या करने पर? तो आपको पढ़ाया गया होगा, 2 चीजें बताई गई हैं। थ्योरेटिकल सेक्शन में आपको 2 चीजें बताई गई हैं। जैसे कि ये हम मान लेते हैं, हम आर्मेचर है और यह एक चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। ठीक है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। इस चुंबकीय क्षेत्र के बीच में आर्मेचर रखा गया है। आर्मेचर की घूर्णन गति यह रख दी है हमने। चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ से साउथ की ओर इस तरह से फैली होंगी। तो उत्पन्न विद्युत वाहक बल की जो दिशा होगी, जो भी होगा, मान लो एक तार में प्लस आ रहा है, एक में माइनस आ रहा है, इस तरह से 2 तार है, एक ये एक में प्लस एक माइनस। अब हमको चेंज करना है, इस तार में माइनस बना देना है, इस तार को प्लस बना देना है। क्या करना पड़ेगा? 2 काम कर सकते हैं। पहला काम, आर्मेचर की जो घुमाव दिशा है, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन जिसको बोलते हैं, DOR, इसको आप चेंज कर दीजिए। ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो इसको एंटी क्लॉकवाइज कर दीजिए। तो ये तारों की पोलरिटी आपस में बदल जाएगी तुरंत। या दूसरा कार्य कर सकते हैं, जो चुंबकीय क्षेत्र है ये नॉर्थ से साउथ ऐसे फैला हुआ है, एन पोल ये है, एस पोल ये है, इसको आप एन पोल बना दीजिए, इसको एस पोल बना दीजिए। इसको एन पोल और इसको एस पोल बनाने के लिए आपको फील्ड में जिन फील्ड कॉइल के तारों को आपस में बदलना पड़ेगा। माने जो तार जिससे जुड़ा है उसको इंटरचेंज कर देना है फील्ड के तारों को। तो क्या होगा उससे?
फील्ड में विद्युत धारा का प्रवाह उल्टा हो जाएगा। उल्टा होते ही यह n पोल बन जाएगा, यह s पोल बन जाएगा। तो चुंबकीय बल रेखाएं इधर से इधर को, माने इधर से इधर को फैलने लगेंगी, इधर से इधर को इस तरह से फैलने लगेंगी। तब भी उस कंडीशन में भी इन तारों में अर्थात उत्पन्न विद्युत वाहक बल की पोलरिटी चेंज हो जाएगी। लेकिन दोनों कार्य आपको एक साथ नहीं करना है। आप ऐसा सोचें कि डायरेक्शन ऑफ रोटेशन भी चेंज कर दूं और फील्ड की पोलरिटी भी चेंज कर दूं, दोनों अगर एक साथ कर देंगे तो फिर उत्पन्न विद्युत वाहक बल की पोलरिटी पहले जैसे ही रह जाएगी, बदलेगी नहीं। कोई एक काम करना है, चाहे तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन आपको चेंज करना है, चाहे तो फील्ड की पोलरिटी चेंज कर देना है। तो क्वेश्चन में है कि प्रेरित ईएमएफ की ध्रुवता को कैसे विपरीत किया जा सकता है? फील्ड की करंट का मान बढ़ाकर नहीं। फील्ड की करंट का मान अगर बढ़ाएंगे तो उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान बढ़ जाएगा, पोलरिटी वैसी ही रहेगी। ऑप्शन का दूसरा, घूर्णन गति परिवर्तित करके। घूर्णन गति अगर आप कम ज्यादा करते हैं, घूर्णन गति में परिवर्तन करते हैं तो उत्पन्न विद्युत वाहक बल में परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन उत्पन्न विद्युत वाहक बल की पोलरिटी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये ऑप्शन गलत। ऑप्शन नंबर सी, फील्ड धारा के तारों को आपस में बदलकर। फील्ड, ये जो n पोल s पोल बना हुआ है, ये जो फील्ड है, इसके तारों को अगर मैं आपस में बदल दूंगा तो पोलरिटी बदल जाएगी। ये n बन जाए, ये s बन जाएगा और n बन जाएगा। फिर उस टाइम क्या होगा आपका, इन तारों में यानी कि उत्पन्न विद्युत वाहक बल की पोलरिटी परिवर्तित हो जाएगी। तो ये ऑप्शन नंबर सी राइट है। और जो ऑप्शन दिया डी, बी और सी, ये गलत है। ये ऑप्शन कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। कभी कभी लोग घूर्णन गति परिवर्तित करके लिखा है ना, तो घूर्णन की दिशा समझ लेते हैं। जल्दबाजी में पूरा क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, समझ लेते हैं घूर्णन दिशा परिवर्तित करके। भाई घूर्णन दिशा परिवर्तित करोगे तब भी आपका घूर्णन दिशा परिवर्तित करोगे तब भी उत्पन्न विद्युत वाहक बल की दिशा परिवर्तित हो जाएगी, पोलरिटी चेंज हो जाएगी। लेकिन दोनों कार्य एक साथ नहीं करना है। तब अगर मैं इसको घूर्णन गति की दिशा भी मान लूं ना, तब भी ये ऑप्शन सही नहीं हो सकता है। बी और सी दोनों, ये ऑप्शन सही नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों को एक साथ नहीं करना है कि घूर्णन गति की दिशा भी परिवर्तित कर दें और फील्ड की पोलरिटी भी चेंज कर दें। दोनों एक साथ करोगे तो उत्पन्न विद्युत वाहक बल की पोलरिटी में चेंज नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने आ रहा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने आ गया है। इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिए और जो है वीडियो को पॉज करिए और स्वयं से सॉल्व करने की कोशिश किया करिए। शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर में सीरीज फील्ड किससे उत्तेजित होती है? सीरीज फील्ड, सबसे पहले आपके दिमाग में शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर का फिगर आ जाना चाहिए। शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर है तो इसमें जो शंट फील्ड होगी, ये हमारी शंट फील्ड है, तो इसको आर्मेचर के पैरेलल में लगा देते हैं और यहां पर फिर सीरीज फील्ड लगा देते हैं। फिर यहां से लोड को सप्लाई मिल जाती है इस तरह से। तो ये सीरीज फील्ड हो जाएगी, इसका नाम हो जाएगा FSC और इसका नाम हो जाएगा FSH। अब क्वेश्चन को पढ़िए। थ्योरेटिकल सेक्शन में हमने बहुत ही विस्तृत तरीके में सारी बातें बताई हुई हैं। शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर में सीरीज फील्ड किससे उत्तेजित होती है? आर्मेचर, ये है सीरीज फील्ड आपकी, किससे उत्तेजित हो रही है? तो सीरीज फील्ड लोड के श्रेणी क्रम में लगी हुई है। ये आप देखिए ध्यान से, लोड के श्रेणी क्रम में सीरीज फील्ड लगी हुई है। तो सीरीज फील्ड लोड करंट से उत्तेजित होगी, क्योंकि लोड में जितना करंट चलेगा वही उतना करंट सीरीज फील्ड में भी चलेगा, क्योंकि दोनों श्रेणी क्रम में है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा, लोड करंट से उत्तेजित होगी। तो चलिए स्टूडेंट्स, और अच्छे से क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4।
तो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के सामने स्क्रीन पर आ चुका है। इसको वीडियो को पॉज करिए और स्वयं से सॉल्व करने की कोशिश करिए। आर्मेचर प्रतिक्रिया की तीव्रता निर्भर करती है। आर्मेचर प्रतिक्रिया, अगर मैं बात करूंगा प्रतिक्रिया की तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे रिएक्शन। आर्मेचर रिएक्शन की तीव्रता, तीव्रता मतलब इंटेंसिटी, किस पर निर्भर करती है? आर्मेचर रिएक्शन। आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है आपको जब पढ़ाया गया है आर्मेचर रिएक्शन में, तो बताया गया है कि आर्मेचर रिएक्शन के दो प्रभाव होते हैं। एक होता है चुंबकीय विक्षोभ प्रभाव और एक होता है विचुंबकन प्रभाव। तो चुंबकीय विक्षोभ प्रभाव क्या होता है कि जब आर्मेचर पर लोड पड़ता है तो आर्मेचर का अपना एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है और वह चुंबकीय क्षेत्र मुख्य चुंबकीय क्षेत्र को डिस्टर्ब करने लगता है। जैसा कि आपको समझाया गया था, अगर ये हम मान लें कि चुंबकीय क्षेत्र है और बीच में एक आर्मेचर रखा गया है, ठीक है, ये आर्मेचर ऐसे घूम रहा है, किसी भी डायरेक्शन में घूम रहा है, ये मान लेते हैं हम ऐसे ही घूम रहा है इस डायरेक्शन में। तो और ये एन पोल है और ये एस पोल है, एन पोल है और ये एस पोल है। जो हमारे फ्लक्स होंगे वो इस तरह से फैले हुए होंगे। नॉर्मल कंडीशन में जब आर्मेचर में से विद्युत धारा का प्रवाह नगण्य हो रहा होगा, जब लोड पड़ेगा तो आर्मेचर में विद्युत धारा प्रवाह का मान बढ़ जाएगा। नहीं समझ में आ रहा क्या? जब लोड पड़ेगा तो आर्मेचर में विद्युत धारा प्रवाह का मान बढ़ जाएगा और उस टाइम पर आर्मेचर अपना एक ठीक ठाक चुंबकीय क्षेत्र बना लेगा और आर्मेचर का चुंबकीय क्षेत्र इस मुख्य पोल के चुंबकीय क्षेत्र को डिस्टर्ब करने लगेगा। ठीक है, अगली कंडीशन में फिगर इस तरह से बन जाएगा। और ये हमारा आर्मेचर हो गया। अब ये जो फिगर मैं बनाया हूं, ये बनाया हूं किस कंडीशन में कि आर्मेचर लोड पर है, ये विदाउट लोड पे था। तो मेन फील्ड के जो फ्लक्स थे ये सीधे सीधे ऐसे फैले हुए थे और विदाउट लोड चल रहा था आर्मेचर। लेकिन जब लोड लगा दिया, आर्मेचर में एक ठीक ठाक चुंबकीय क्षेत्र बन गया, उस टाइम जो मेन फ्लक्स होगा इसको हम एन मानते हैं, इसको एस। तो यहाँ पहुंचेगा, यहाँ पहुंचने के बाद आर्मेचर का चुंबकीय क्षेत्र इसके चुंबकीय क्षेत्र को सीधा नहीं जाने देगा, यहाँ से ऐसे धकेल देगा। फिर ऐसे दूसरा फ्लक्स आएगा तो यहाँ पहुंचते हुए फिर ये धकेल देगा, इसको सीधा नहीं जाने देगा, एक डिस्टर्बेंस पैदा कर देता है। तो यही चीज कहलाता है क्या? आर्मेचर रिएक्शन। तो आर्मेचर रिएक्शन की तीव्रता किस बात पर निर्भर करती है? आर्मेचर करंट पर, लोड करंट पर, शंट फील्ड करंट पर, इनमें से कोई नहीं। तो कंफ्यूज होने, शंट फील्ड करंट से तो कोई लेना देना नहीं होता है इसका, और लोड करंट और आर्मेचर करंट में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जैसे कंपाउंड जनरेटर की अगर मैं बात करूं, कंपाउंड जनरेटर में दोनों फील्ड होती है। ये अगर मान लिया हमने शंट फील्ड, लॉन्ग शंट बनाना है तो इस तरह से शंट फील्ड को आर्मेचर और सीरीज फील्ड दोनों के पैरेलल में जोड़ दिया गया है। ये टर्मिनल पॉइंट हो गए, यहाँ से लोड को सप्लाई चला जाता है। इस तरह से आपको बताया गया है ना। तो जो आर्मेचर करंट की अगर मैं बात करूं तो आर्मेचर करंट यहाँ पर क्या होगी? एक तो होगी सीरीज फील्ड जो लगी हो आर्मेचर के श्रेणी क्रम में लगी है, तो आर्मेचर करंट IA और यही सीरीज फील्ड करंट होगी ISC। यहाँ पहुंच करके दो भाग में बटेगी, एक भाग इधर जाएगा, एक भाग इधर जाएगा। तो मैं इसके लिए लिख सकता हूं कि IA इक्वल टू ISH, ये वाली SH रहेगी, ISH प्लस ये वाली इधर जो जाएगी वो क्या रहेगी? IL। ठीक ना। तो आर्मेचर करंट लोड पर भी निर्भर करती है और शंट फील्ड करंट पर भी निर्भर करती है। तो इसलिए हम यहाँ इस आंसर में लोड करंट पर नहीं कर सकते हैं। आर्मेचर प्रतिक्रिया की तीव्रता
भाई आर्मेचर में जितना अधिक करंट होगा उतना ही अधिक आर्मेचर का चुंबकीय क्षेत्र शक्तिशाली होगा और उतना ही फिर वह मेन फील्ड को डिस्टर्ब करेगा। तो आंसर हम क्या करेंगे, आर्मेचर करंट पर, लोड करंट पर नहीं, क्योंकि लोड, अक्सर लोग ये सोच सकते हैं कि लोड बढ़ेगा तो आर्मेचर करंट बढ़ेगी, लेकिन आर्मेचर करंट लोड पर ही नहीं होता है, शंट फील्ड की करंट का मान भी तो है इसमें। आर्मेचर करंट बराबर, देखिए हमने दिखा दिया एक एग्जांपल में, शंट फील्ड करंट प्लस लोड करंट। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा, आर्मेचर करंट पर। आर्मेचर रिएक्शन की तीव्रता आर्मेचर करंट पर निर्भर करेगी। समझ में आया? रिएक्शन की बात किया है, हाँ रिएक्शन की बात किया है ना। हाँ, तो आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन की बात किया है, तो क्या समझा रहा हूं इतनी देर से मैं? तो लोड करंट भी ना होगा भैया, केवल लोड करंट पर नहीं होगा, आर्मेचर करंट में लोड करंट भी इन्वॉल्व है। आर्मेचर करंट इज इक्वल टू, मैंने दिखाया है, शंट फील्ड करंट प्लस लोड करंट। मैं केवल कह दूं ये आंसर सही है, लोड करंट नहीं, अगर कहो तो ये कह दूं कि आर्मेचर प्रतिक्रिया लोड करंट पर निर्भर करती है, तो शंट फील्ड करंट को तुम इग्नोर कर दोगे। आर्मेचर करंट में सब आ रहा है, शंट फील्ड करंट भी आ रही है, लोड करंट भी आ रहा है। नहीं समझ में आया? अगर मैं इसको कहूंगा केवल लोड करंट पर निर्भर करती है, आर्मेचर रिएक्शन केवल लोड करंट पर निर्भर करता है, तो यह गलत है, क्योंकि आर्मेचर रिएक्शन के लिए आर्मेचर करंट जिम्मेदार है, और आर्मेचर करंट लोड करंट और शंट फील्ड करंट सबका योग होता है। केवल लोड करंट पे नहीं निर्भर करता है आर्मेचर करंट। आर्मेचर करंट लोड के साथ साथ शंट फील्ड करंट पर भी निर्भर कर रहा है। ठीक है, आर्मेचर रिएक्शन की तीव्रता निर्भर करती है आर्मेचर करंट पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के सामने स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। निम्न तथ्यों पर विचार कीजिए। तथ्य 1, एक्साइटर शंट जनरेटर होता है। तथ्य 2, बूस्टर सीरीज जनरेटर होता है। अब यहाँ पर इतने सारे ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तथ्य 1 सही है और तथ्य 2 गलत है। तो पहले ये समझिए, ये सब लिखे जो गए हैं सही लिखेंगे नहीं। एक्साइटर शंट जनरेटर होता है, तो आप लोगों को पढ़ाया गया है, बार बार पढ़ाया गया है, शंट जनरेटर का जब उपयोग आपको पढ़ाया गया है, डीसी शंट जनरेटर का उपयोग, उसमें ये आपको बताया गया है कि डीसी शंट जनरेटर का उपयोग बैटरी चार्जिंग में किया जाता है, एक्साइटर के रूप में किया जाता है, और भी कई सारे उपयोग बताए गए हैं। तो बैटरी चार्जिंग तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाता है, एक्साइटर भूल जाते हो। एक्साइटर का प्रयोग अल्टरनेटर में किया जाता है। जो 3 फेज अल्टरनेटर बनाया जाता है, उसमें उस अल्टरनेटर की शाफ्ट पे एक डीसी शंट जनरेटर का प्रयोग किया जाता है फील्ड को एक्साइट करने के लिए। वहां पर उस डीसी शंट जनरेटर को एक्साइटर कहा जाता है अल्टरनेटर में। आया बात समझ में? अगला पॉइंट है बूस्टर सीरीज जनरेटर होता है। तो आपको सीरीज जनरेटर के एप्लीकेशन में बताया गया है कि सीरीज जनरेटर का उपयोग बूस्टर जनरेटर के रूप में ट्रांसमिशन लाइनों में हुए वोल्टेज ड्रॉप को पूरा करने के लिए किया जाता है। ये दोनों तथ्य अपनी जगह राइट लिखे गए हैं, गलत नहीं है। तो तथ्य 1 सही है, तथ्य 2 गलत, ये हो गया गलत। तथ्य 2 सही है, तथ्य 1 गलत, ये भी गलत। दोनों तथ्य सही है, यस दिस इज राइट। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के सामने आ रहा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आ गया है आप लोगों के सामने। चलिए सॉल्व करिए। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम किनके बीच संबंध को दर्शाता है? फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ का नियम, राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल से क्या ज्ञात किया जाता है? सबसे पहले तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि राइट हैंड रूल से क्या ज्ञात किया जाता है। तो राइट हैंड रूल से जनरेटर द्वारा उत्पादित विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात की जाती है।
अर्थात इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन ज्ञात की जाती है। दूसरा क्वेश्चन कि फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से क्या ज्ञात किया जाता है। तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से मोटर के लिए लगाया जाता है लेफ्ट हैंड रूल। तो मोटर की घुमाव दिशा, मोटर की घूर्णन गति की दिशा को पता लगाने के लिए फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं और डीसी जनरेटर द्वारा उत्पादित या उत्पन्न विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल प्रयोग किया जाता है। तो चलिए आ जाइए क्वेश्चन पे। राइट हैंड रूल किनके बीच को संबंध दर्शाता है। तो आपको पढ़ाया गया है कि यदि दाहिने हाथ के नियम में यदि हम अपने दाहिने हाथ की प्रथम 2 उंगलियों और अंगूठे को परस्पर समकोण बनाते हुए इस प्रकार फैलाएं, परस्पर समकोण बनाते हुए इस प्रकार फैलाएं कि पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा माने चुंबकीय क्षेत्र माने फ्लक्स और अंगूठा आर्मेचर की यानी कि चालक की घुमाव दिशा को दर्शाए, चालक की घुमाव दिशा और फ्लक्स। तो मध्यमा उंगली जो होती है या दूसरी उंगली वह प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा को दर्शाएगी, यानी कि प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ये और यह उंगली फ्लक्स और यह उंगली घूर्णन गति की दिशा माने डायरेक्शन ऑफ रोटेशन फ्लक्स एंड ये क्या दिखाएगी इंड्यूस्ड ईएमएफ की दिशा। इसको ऐसे समझ सकते हैं, लिख लीजिए कि जो थंब होता है, थंब आपका थंब मतलब अंगूठा, यह क्या दर्शाता है डायरेक्शन ऑफ DOR डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। ठीक है। दूसरा आपकी जो 4 फिंगर होती है, 4 फिंगर का स्पेलिंग सही है FORE होता है कि FOUR होता है, चेक करो। 4 फिंगर सही है स्पेलिंग, कोई दिक्कत नहीं है। 4 फिंगर इस क्या दर्शाएगी अंगूठा आपका घूर्णन गति की दिशा, 4 फिंगर फ्लक्स का डायरेक्शन फ्लक्स, और आपका जो मिडिल फिंगर होगा मिडिल फिंगर क्या दर्शाएगा, मिडिल फिंगर आपका दिखाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन, इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक ना, इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन को दर्शाएगा। तो चलिए इसमें देखिए फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम किनके बीच संबंध को दर्शाता है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ फ्लक्स, इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गया फ्लक्स और रोटेटिंग फोर्स माने घुमाव बल। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। चलिए इसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों के सामने स्क्रीन पर आ गया है। बैक ईएमएफ का दूसरा नाम है पॉजिटिव ईएमएफ, नेगेटिव ईएमएफ, काउंटर ईएमएफ, पॉजिटिव और नेगेटिव ईएमएफ। तो इसमें कुछ समझाना नहीं है। बैक ईएमएफ का दूसरा नाम काउंटर ईएमएफ होता है। काउंटर ईएमएफ, काउंटर को ही हम लोग किसी चीज का आप समझ सकते हैं कि प्रतिक्रिया बोल सकते हैं। काउंटर जैसे काउंटर अटैक, जैसे आपके ऊपर कोई अटैक हो तो फिर आप क्या करते हैं काउंटर अटैक करते हैं उसके ऊपर, या अपराधी भाग रहा होता तो क्या करते हैं इन काउंटर कर देते हैं माने उसको मार देते हैं। तो काउंटर का मतलब क्या हुआ किसी कार्य का विपरीत। तो बैक ईएमएफ क्या है, बैक ईएमएफ डीसी मोटर में डेवलप होता है। डीसी मोटर में जब आर्मेचर घूमता है तो वह जो है फील्ड की बलरेखाओं को काटता है, जिसके कारण उसमें एक बैक ईएमएफ पैदा हो जाता है। तो वह उसे ही बैक ईएमएफ को ही फिर काउंटर ईएमएफ भी कहा जाता है। तो चलिए फिर आज की क्लास के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और भी अच्छे मज़ेदार क्वेश्चंस के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और अगर हमने अच्छा पढ़ाया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।